अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान के लिए मईशत के फ्रंट पर अच्छी खबर सामने आई है। IMF की जानिब से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पाकिस्तान में मौजूद जायजा मिशन ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय होने की तस्दीक कर दी है। अलबत्ता इस मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF के बोर्ड से ली जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को EFF यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब की खतीर रकम मौसूल होगी। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए भी IMF और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है, जिसकी मियाद 28 माह है और इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब की रकम मौसूल होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने की खबर यकीनन खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत इस मुआहिदे के दौरान होने वाले मुज़ाकरात में आम आवाम के लिए कोई रिलीफ हासिल करने में कतई नाकाम रही है। IMF की जानिब से हुकूमत को टैक्स की शरह में कमी, रियल एस्टेट या पावर टैरिफ की सूरत में किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई है, बल्कि खुद वज़ीर आज़म साहब ने यह इंकशाफ किया है कि IMF ने टैक्स हदफ जो कि 12,900 अरब रुपए था को कम करके 12,100 अरब तक करने का कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने IMF की इस पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया। यानी एक जानिब हुकूमत खुद तो आम आवाम के लिए कोई ठोस रिलीफ लेने में कामयाब नहीं हो सकी, तो दूसरी जानिब IMF की जानिब से टैक्स हदफ में कमी की पेशकश को भी ठुकरा कर आम आवाम पर टैक्स बोझ को बरकरार रखे हुए है। इससे पहले हमने देखा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फायदा भी आवाम तक नहीं पहुंचाया गया था, बल्कि उल्टा हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 10 रुपए का इजाफा कर दिया था, जबकि हुकूमत ने आवाम को 10 रुपए का रिलीफ देना था। इसी तरह इतलात के मुताबिक 23 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की टैरिफ में कमी का ऐलान भी सामने आया था, लेकिन IMF के इनकार के बाद वज़ीर आज़म साहब आवाम को बिजली पर भी किसी किस्म का रिलीफ देने से कासिर रहे। शायद माजी में मरियम नवाज साहिबा दुरुस्त ही कहती थी कि सिर्फ वो हुकूमत आवाम के हक में फैसले कर सकती है जो आवाम के वोट से मुंतखब होकर इक़्तिदार में आती है। जब ये तनकीद हम करते हैं तो जाहिर जो हमारे हुकूमती दोस्त हैं, लोग हैं, उनको नागवार गुजरती है, लेकिन अभी हमने आपके सामने जो है वो पूरी सूरत हाल रखी है कि सारे मामले के अंदर भी जो अवाम की बेहतरी है उसको लेकर लगता है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही कंसर्न नहीं है। साथ ही साथ कुछ बात करेंगे जो सियासी मामलात हैं उसके हवाले से भी, क्योंकि जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको लेकर एक कंसेंसस बिल्ड करना, पहले जो एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें तो कामयाबी नजर नहीं आई कि मिली है हुकूमत को, लेकिन अब बिलावल भुट्टो साहब ने ये पेशकश की है कि वो सालसी कर सकते हैं, वो मीडिएट कर सकते हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जिसको कबूल भी कर लिया है हुकूमत की तरफ से। तो ये कुछ इशूज है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली सरफराज साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं राजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर क्यों जो एक महंगाई में इस वक्त बहुत ही इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो हमारे लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं माशी एतबार से, जो थोड़ा बहुत रिलीफ आ सकता है सर वो भी हम लेने से जो है वो इनकार कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि हमें कहा गया कि आप जो है टैक्स कलेक्शन को हम रिव्यू कर लेते हैं, इसको कम कर दें, तो हमने कहा कोई जरूरत नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि टैक्स जो है वो यशवीन जमाल ने देना है, राजा कमरुल इस्लाम साहब ने भी देना है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है पेट्रोल है वो भी सरकारी है, उन्होंने उस तरह से टैक्स भी नहीं देना, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। सर ये बिल्कुल आपने बड़ी लंबी और जामिया तमहीद के जरिए अपना मौक़िफ़ समझाया, तो मुझे भी थोड़ा सा मौका ज़रूर दीजिएगा कि मैं भी अपनी बात कर सकूं। देखें, अवाम की जो सहूलत है, अवाम तक जो आप कह सकते हैं रिलीफ, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उसके कुछ तरीक़ाकार होते हैं। यानी अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो जो स्मगल्ड आइटम्स हैं, क्या अगर हर किस्म की पाबंदी हटा दी जाए, टैक्स उस पे से हटा दिए जाए, तो क्या वो सस्ते अवाम को, ये अवाम के लिए रिलीफ नहीं है कि वो सस्ती चीज अवाम को मिल रही होती है। लेकिन क्या होता है कि हुकूमत ने उस पर टैक्स लेना होता है। उसकी वजह यह है कि अवाम की जो भलाई है, अवाम को रिलीफ जो है वो रियासत के और हुकूमत के रिलीफ से वाबस्ता है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि उस वक्त जब टैक्स की शरह कम थी, आज से मैं 1 साल पहले की, पिछले माली साल की बात कर रहा हूँ, अभी महंगाई की शरह के फिगर्स आए इसी हुकूमत के, हमारे दौर में भी, जिसमें PDM का दौर भी कुछ शामिल था और कुछ साबिक हुकूमत का, तो 28.5% महंगाई की शरह थी साल 2023-24 में। और अभी जो फिगर आए हैं इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग 8 महीनों की जो शरह है महंगाई की, वो 5.4% है। आप देखें कि ये इतनी जो इसमें महंगाई की शरह में कमी आई है, ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि डॉलर स्टेबल हुआ है, ये इसलिए आई है कि फ्यूल की प्राइसेस जो है वो स्टेबल रही हैं पेट्रोलियम की,
वो उस तौर से नहीं बढ़ी जो उस एक पिछले 1.5-2 बरस में बढ़ी थी। जी जी तो सर, लेकिन रियल टर्म्स में सर आपको भी पता है कि पेट्रोल उस वक्त शायद पता नहीं 180 का था, अब 280 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या डॉलर 180 का था, और पेट्रोल जो है वो अब 150 का है। तो रियल टर्म्स में तो सर लोग पैसे दे रहे हैं ना, और जो बात आप कर रहे हैं सर, इन्फ्लेशन में कमी नहीं आई है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है। मुझे दुनिया भर में कहीं भी इन्फ्लेशन में कभी किसी चीज की कीमत, जब से आप हमारे हम अपने दादा मोहतरम से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि कभी कीमत किसी में कमी नहीं आई। तो ये तो एक है रॉन्ग नोशन है कि कीमत जो है वो कमी आती है कहीं स्वाय कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इंटरनेशनल प्राइस गिरे तो हमेशा रेट ऑफ इन्फ्लेशन ही काउंट होता है दुनिया भर की इकोनॉमीज में। इसी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कोट किया जाता है। जब आप 28.5% कोट करते थे तो तब भी तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ही था ना, तो वही कम हो के तो अगर 5% पे आया, बल्कि इस महीने का एक जो अगर वो बता रहे वो 1.5% है। तो ये वो रिलीफ है। और ये जो IMF का जिस कंटेक्स्ट में बयान किया जा रहा है, IMF ने जो उनको कहा कि कुछ चीजों पे, और ये टैक्स जब आप ब्रॉडर एक टैक्स की पिक्चर बनाते हैं, मसलन इस वक्त जो रिलीफ की जरूरत है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और हुकूमत भी इत्तेफाक करती है हमेशा, और वो रिलीफ इंशाल्लाह इस बजट में आएगा भी। हाँ। वो सैलरी क्लास की रिलीफ में इस वक्त जरूरत फौरी तौर पर। सर हम तो बजट से डरते हैं, खैर आप रिलीफ की बात करें, हम तो बजट से पहले बहुत परेशान, हम घबरा जाते हैं कि बजट आने वाला है, हमारी अब खैर नहीं। हाँ जी बिल्कुल सैलरी क्लास ने हमेशा कुर्बानी दी है, तो इस दफा उसे रिलीफ मिलेगा, ये हुकूमत ने इंटेंट का इजहार किया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स टैक्सेस के होते हैं तो हुकूमत ने ये एक ब्रॉडर पिक्चर के पेश नज़र। चलिए मैं जरा अली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं सर इस बात के ऊपर। जो राजा साहब बात करें वो कह रहे हैं जी रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो भी बेहतर हो गया है, टैक्स कलेक्शन जो है वो अगर नहीं भी माना गया तो वो ये है कि डिफरेंट मद होते हैं। उन्होंने स्मगलिंग की एग्जांपल भी दी, स्मगल्ड गुड्स की, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको टैक्स करना ही करना होता है, तो वो उसको उधर जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। स्टाफ लेवल मुआहदा सर हो गया है, जिसको लेकर बड़ा डाउट था कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, IMF क्या होगा, किस तरह से बात आगे चलेगी। तो इसका मतलब है कि हम फिर बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। करेंगे सर आप राजा साहब की बात से? जी यशवीन, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप बड़ी हिम्मत वाली हैं और बड़ी दिलेर हैं जो सिर्फ बजट से पहले डरती हैं। मैं तो सारा महीने डरा रहता हूँ। सारा महीना डरते हैं आप? नहीं सर, हम भी सारा महीना ही डरते हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है। अच्छा, राजा साहब ने बात की थी कि इन्फ्लेशन, आपने रियल इन्फ्लेशन की बात की। आई एग्री विद राजा साहब कि रियल इन्फ्लेशन तो शायद कम दुनिया में नहीं होती। देखिए हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, ये राजा साहब को गलत साबित करने के लिए मैं बात नहीं करूंगा। आई एम एन इकोनॉमिक्स गाय माई सेल्फ, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि पिछले 1-1.5 साल में अगर 160-70 वाली चीज को उठा के 200 पे ले गए, और उसमें आपकी 100% इन्फ्लेशन एक साल में, जब लोगों की चीखें निकल चुकी हैं और लोगों के लिए कोई चीज अफोर्डेबल रही नहीं। अब आज अगर आप ये बात करें ना, आम हालात में तो ऐसे नहीं होता, लेकिन एक साल में आपने इतना मारा है कौम को कि यहाँ पे अब रियल इन्फ्लेशन कम होने की जरूरत है। क्योंकि फिर जिन मुल्कों में रियल इन्फ्लेशन कम नहीं होती ना, उनमें ये वाले इन्फ्लेशन का ग्रोथ फिगर भी 30-30, 40-40% या 24% पे नहीं जाते। वो नॉमिनल इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, 1-8% साल में बढ़ गई और साल में 10% बढ़ गई। जब आप एक साल में 100% की मार देंगे ना आवाम को, तो राजा साहब ही फिर आपकी सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरियां फेल हो जाती हैं। अब इस वक्त लोग मांग रहे हैं सडन रिलीफ। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो ही जाना था, एज यू जस्ट सेड, कि आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ किसी जगह पे नहीं मिला। अब हमारी टोटली डिपेंडेंस अब उनके ऊपर है। वो तो जो शरायत आई हमने मनोअन वैसी मान ली, बल्कि अगर किसी जगह को रिलीफ मिल भी रहा था हमने वो भी नहीं लिया, तो फिर वो स्टाफ एग्रीमेंट क्यों नहीं होना था? ना होने की तो वजह कोई नहीं थी। अब आज अभी इस वक्त जो ये शुगर का स्कैंडल, और राजा साहब इन्फ्लेशन की आपने बात की, इन्फ्लेशन लोगों को शायद इस तरह ना चुभती अगर हमारे वजीरों की नई गाड़ियां ना आ रही होती, हमारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो रहे होते, यूएई के न्यूज चैनल ने ये ना कहा होता कि जी एक तरफ तो आप हमसे पैसे मांगते हैं, दूसरी तरफ से आप 36 रिश्तेदार बढ़ के जहाज चढ़ के आप हमारे मुल्कों की सैर को आ जाते हैं। ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात है और ये बड़ी बेइज्जती है। ये सिर्फ महसूस करने की बात है। मैं तो बड़ी महसूस डेलीगेशन तो लेके जानी होती है ना साथ जब कहीं जाते हैं, मतलब इसमें क्या बेइज्जती की क्या बात? नहीं, उसमें सारे रिश्तेदार नहीं चाहिए होते। मैं अगर उम्रा करने जा रहा हूँ, सरकारी तो बात है, उम्रा वैसे सरकारी खाते में नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो हेड ऑफ द स्टेट जा रहा है, कोई डिग्निटरी जा रहा है और अगर उसको अलाउड है तो चलो कर भी रहा है, तो जरूरी कि सारे खानदान का ये देखना पड़ेगा सर वैसे सरकारी में हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने आई विल नॉट मेक अ कमेंट बिकॉज़ मैंने देखा नहीं।
देखिए अश्विन, बात यह है कि ये कमेंट मैंने नहीं दिया। हाँ। मैं तो वैसे एक चीज को सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये एक एंकर ने यूएई की ये टीवी पे आके ये बात की है और ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जागसाई हुई है। हाँ। उन्होंने जब ये बात की तो फिर उसकी बात का जवाब तो ये दे सकते हैं कि ये जाएं फिर इंटरनेशनल मीडिया पे जाके बात करें कि एक तरफ पैसे मांगते हैं, दूसरी तरफ सवारियां ढो के अगर ये वहां लेके जा रहे हैं तो जवाब तो फिर इन्होंने देना ना, हमने तो नहीं देना। ये क्वेश्चन इंटरनेशनली रेज हुआ है। हाँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, नाउ आई गेट आप किस चीज को रिफर कर रहे हैं। जी सर, राजा साहब आप किस तरह से सर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कह रहे हैं इंटरनेशनली एक तो ये सवाल रेज हुआ है, दूसरा सर आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी कर लूं, आपने कहा है कि सैलरीड क्लास को भी आगे रिलीफ मिलेगा, बहुत सारी बातें आपने और भी की हैं उसके अंदर, लेकिन सर लोगों को अभी भी हार्ड बर्न है। ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 10 रुपए का इजाफा हुआ, जो रिलीफ मिलना था आवाम को वो रिलीफ नहीं मिला, उल्टा टैक्स लगा के आप लोगों ने कीमतों को वहीं बरकरार रखा। जी, अभी आप देखें कि पिछले चंद माह में क्या जो खदशात थे, क्या जो रोज खतरात की निशानदेही की जाती थी कि मिनी बजट आ रहा है जी। किसी ने कहा जनवरी में आ रहा है, किसी ने कहा फरवरी में आ रहा है, टैक्सेस का एक तूफान आ रहा है, तो वो खाई, वो गहराई नजर नहीं आती जिससे जो ड्राइवर है वो अपनी बस को महारत से या चाबकदस्ती से बचा के ले जाता है। तो आज देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट नहीं आएगा, आईएमएफ का बर वक्त स्टाफ लेवल, ये तनकीद वो कर रहे हैं कि जिन्होंने उस वक्त आईएमएफ के साथ आंख मचौली खेली और फिर जब वो डेडलाइन गुजर गई और फिर वो श्रीलंका बनने की बातें शुरू होती थी तो तब भी जाके तो फिर हुकूमत चली गई और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। तो अब हर चीज टाइम लाइन्स के मुताबिक हो रही है और उसमें यही रिलीफ है, यानी वो रिलीफ अगर मिनी बजट आता और उसमें टैक्सेस के रेट्स में मजीद इजाफा होता। आज हम बड़े एतमाद के साथ सर उठा के कह रहे हैं कि जी सैलरीड क्लास को रिलीफ मिलेगा। आज आपने देखा कि वो टैक्स जो किया जा रहा था सोलर के जो लोग हैं, सोलर यूजर्स, उन पे जो था वो आज कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वज़ीर आज़म ने भी और कैबिनेट मेंबर्स ने भी, जो कि प्रपोजल गई थी कि उनके रेट्स को कम किया जाए, वो बिजली जो एक्सपोर्ट होती है सोलर प्रोड्यूसर से, और साथ उस पे जो टैक्स लिया जाए। तो ये सारी चीजें तो जो सोलर वाली बात हो गई ना, लेकिन आप ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम बड़े एतमाद से कह सकते हैं कि सैलरी क्लास को रिलीफ मिलेगा, कहते हैं तो आप लोग बहुत कुछ है ना सर, बिजली भी सस्ती कर रहे थे 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर, पर नहीं कर सके ना। तो ये तो बिजली का काम जारी है जी, और वो उसमें कहीं पे इसकी नेगेशन नहीं हुई। सिर्फ यह है कि उसकी नोक पलक संवारनी होगी, उसको तय करना होगा। वो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे रिवाइज हुए हैं उनकी रोशनी में, और उसके लिए भी आईएमएफ के साथ आप देखें कि जहां पर हुकूमत नहीं सर, आईएमएफ ने इनकार कर दिया, वरना आप लोग 23 मार्च को उसको अनाउंस कर देंगे। सर मुझे 1 मिनट देंगे, अली साहब शायद कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ सवाल। जी अली साहब, मेरा सवाल बीच में रह गया कि ये जो 100% पिछले साल में मार पड़ी है, उसके बाद क्या आप शादियानी बजाएंगे कि आपके इन्फ्लेशन का फिगर सिंगल डिजिट में आ गया? उसका कौन जवाब देगा जो पीछे मार पड़ चुकी है जिन इन्फ्लेशन लेवल पे? अब आप ये तो बड़ी कमाल की बात है कि हम अब यही बात करें कि हमारा इन्फ्लेशन फिगर जो है ना जनाब 24% से 6%। मुझे ब्रेक भी लेनी है, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर तो कोई रिस्पॉन्स कर दे, फिर मैं जी मैं सिर्फ इतना कहूंगा जी कि शादियाने वहीं बजाए जाते हैं जहां पर कमी आती है। तो ये डबल फिगर्स में इनके दौर में भी था, हमारे दौर में जो पीडीएम का दौर आया उसमें मजीद इजाफा हुआ और फिर इसमें कमी आई है। अभी तो शादियाने बिल्कुल बनते भी हैं और बजाने चाहिए। चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है अवाम जो है वो सर शादियाने फिर भी बजाने की पोजीशन में अनफॉर्चुनेटली नहीं आए हैं अभी तक। एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे माशी जो एक मामला है उसके ऊपर, अली सरफराज साहब, और उन्होंने कहा कि शादियाने बनते हैं, बजाने भी चाहिए। सर जहां पर मईशत हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहीं पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी हमारे लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें उसको लेकर एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश हुकूमत की तरफ से की गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, आप लोगों ने सर उसमें शिरकत नहीं की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जी कि हम इस पोजीशन में हैं, पीपल्स पार्टी वाले, कि हम मीडिएट कर सकते हैं, हम ऑपोजिशन से भी बात कर सकते हैं, हम हुकूमत से भी बात करके इनके इख्तिलाफात खत्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने वेलकम किया है उस मीडिएशन को, आप लोग भी वेलकम करेंगे? आप लोग बातचीत करेंगे? क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस बातचीत के नतीजे में आप लोग चले जाएं कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में? क्योंकि राना सनौला साहब ने कहा है कि अगर वो मानते हैं तो हम ये मीटिंग दोबारा बुला सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। देखिए यशवीन, पहले तो ये बात ही मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि पीटीआई को दावत दी गई, पीटीआई मानी नहीं है। सारा का सारा एक नैरेटिव है जिन्होंने इन्होंने खुद ही नेशनल असेंबली की कमेटी थी, मैं बताता हूँ जी मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हम बिल्कुल नहीं गए, लेकिन उसमें उसकी वजूहात नहीं ना को बयान करता।
हाँ। उस कमेटी के अंदर जो ये कहते हैं जी इन्होंने नाम दिए, तो भाई नाम देने का तो मकसद ही ये था कि हमारी सीरियसनेस थी, हम जाना चाहते थे। मैंने मल्टीपल प्रोग्राम, इवन आपके प्रोग्राम में भी कहा कि हमें अगर ये नेक नीति से बुलाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे। हमने पैरेलल दोनों चीजें चलाई, हमने इनको नाम भी दिए, लिस्ट ऑफ नेम्स भी दिए, साथ स्पीकर साहब को एक लेटर भी डाला कि जनाब अली खान साहब के साथ हमारी मीटिंग करवा दें, हमने उनसे गाइडेंस लेनी है। और ये गुड जेस्चर नहीं होगा, ये तो एक रूटीन की मीटिंग है। एक तरफ अगर ये नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उस दौरान अगर इस किस्म की हरकतें करेगी गवर्नमेंट कि हमारे लीडर के साथ, जो कि वैसे ही वो कौन सा कानून के मुताबिक आपने मिलने से उनको रोका हुआ है, हमें उनसे मिलने थे, हम उनसे गाइडेंस लेके कल हम सिक्योरिटी की मीटिंग में आएंगे। और हम इंतजार करते रहे कि हमारी मीटिंग खान साहब से करवा दे, जो कि इन्होंने नहीं करवाई। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो कहानी ये सुनाते हैं कि जी इतनी बड़ी बात थी, नेशनल सिक्योरिटी इशू था, उस पे ये नहीं बैठे, तो अगर इनको इतना दर्द था नेशनल सिक्योरिटी इशू का, तो इन्होंने ये क्या हरकत की कि उस मौके पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अपने नाम दिए बैठे हैं, असेंबली में आने के लिए तैयार है, आप उनके लीडर से मुलाकात ही नहीं करा रहे, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर है ही। अच्छा, ये वैसे तो वैसे ही होनी चाहिए। एक सेकंड अली, ये इतनी ही बात थी जितनी आप कर रहे हैं, क्योंकि हम तक तो और भी बातें पहुंची ना। बात जो असल में निकली बाद में, नहीं सर, इतना बात इतनी नहीं थी शायद। बात ये थी कि आप लोग ये कह रहे थे कि पेरोल पे खान साहब को ले आए, वो मीटिंग में बैठेंगे तो बात बनेगी, वरना जुनैद अकबर साहब रिकॉर्ड पर हैं, जुनैद अकबर साहब रिकॉर्ड पर हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि खान साहब पेरोल पे आएंगे तो बात होगी। दैट वाज वन ऑफ द सजेशंस। सर, खान साहब का जो अपना एक्स का अकाउंट है उसके ऊपर भी आई है कि मैं जाकर अपनी बात खुद करूंगा। अभी अगर किसी और ने किया उनके बिहाफ पे तो आई कांट से, बट ये उनके अपने एक्स अकाउंट पे भी आई है। ऐसे एक्स अकाउंट का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा चलिए, मेरा अब आपसे एक सवाल है, इस बात पे ही मेरा एक आपसे सवाल है। हाँ। खान साहब पार्टी लीडर हैं, हाँ। उनको अगर आप पेरोल पे ले आते और आप अगर उनकी बात वहां पे अगर वो आगे कर ले तो उसमें हर्ज क्या है? एक बंदा रिप्रेजेंट करता है। देखिए, हम तो आज हमारा तो क्लेम ही है कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम है, वो जीता हुआ आदमी है। वो तो जेल में आपने जबरदस्ती बैठाया होगा, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन तो मैं राजा साहब से पूछ रही थी सर, लेकिन नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आप लोग का बुनियादी मौकफ है क्या? पीटीआई आप लोग ना सर वैसे कंफ्यूज भी बहुत रखते हैं। मौकफ ये है कि आपकी मुलाकात नहीं हुई, या मौकफ ये कि खान साहब को नहीं आने दिया? इस पे थोड़ी वजाहत करें। मेरे ख्याल में तो वही बात है जो मैंने आपको की। मुझे इस एक्स अकाउंट के बयान का नहीं पता जो आपने कहा है। वैसे मैं आई एम प्रीटी श्योर अबाउट 100% श्योर अबाउट, और ठीक है, खान साहब से हमारे लीडरान की मुलाकात खान साहब का व्यू ले लें। मैं आती हूँ सर। ये राजा साहब, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब हुकूमत जो है वो सालसी भी एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा लगता है कि कोई मैग्नानिमिटी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम कमेटी का इजलास दोबारा बुला लेंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आने की कोशिश, या मानते हैं उस बात के लिए। उन्होंने बिलावल साहब को भी कहा कि आप बिल्कुल गो अहेड और आप बात करें। उसी वक्त कर लेते सर, थोड़ा सा दिल बड़ा, मुलाकात करा देते इनकी। चले पेरोल वाली बात अगर ज्यादा एक्सट्रीम लगती है किसी को, तो कम से कम मुलाकात तो हो सकती थी ना इनकी पार्टी की जो सेकंड टीयर लीडरशिप है उनकी। ये इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसी किस्म की मीटिंग हुई थी इनके दौरे हुकूमत में, और उसमें भी इशू नेशनल सिक्योरिटी था, उसमें भी इशू कॉज वही था जिसमें सियासी इख्तलाफात मान्य नहीं रखते। उसमें इशू दहशतगर्दी थी, उसमें इशूज एक्सटर्नल मामलात थे। तो क्या हुआ कि मेजबान खुद उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। हमें उस कंडक्ट पे जाना पड़ेगा कि ये कौन से रवैये हैं। और उसमें आपने देखा कि अपोजिशन मौजूद थी, और अपोजिशन ने ये नहीं कहा उस वक्त कि जनाब वज़ीर आज़म नहीं है तो हम इस मुशावरत में या इस फैसले में शरीक नहीं। अच्छा सर, वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मुशावरत का सेशन नहीं था। नहीं, जो आप बात करें सर, वो मुशावरत का सेशन नहीं था। वो सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफ करना था एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, और खान साहब ने कहा था कि मुझे ब्रीफिंग मिल गई है। मेरी गुजारिश सुनिए। अच्छा, दूसरा क्या हुआ इस दफा कि हमने कोई हुकूमत ने अपना फोरम नहीं दिया। असेंबली का फोरम इसीलिए दिया कि अभी जैसे अली सरफराज साहब कह रहे थे कि ऑनरेबल डिग्निटी के साथ, तो असेंबली का फोरम इसीलिए दिया, उसमें नॉमिनेशन हुई और उसका इजलास तलब हुआ। अब असेंबली का हर इजलास जो होता है उसके कोई दावतनामे जाके पार्टी सरबराह नहीं देता, वो एक सिस्टम के तहत होता है, और हर मेंबर जो है इज बाउंड टू अटेंड। ये तो हर मेंबर के लिए नहीं था सर। तीसरी बात हमारी तरफ से कौन सी गाइडेंस इन्हें चाहिए थी कि क्या वो जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने मासूम शहरियों पे ट्रेन पे हमला किया खुदकुश जैकेट्स के साथ, तो क्या उनकी हमायत करनी चाहिए या उनके खिलाफ बयानिया बनाना चाहिए? उस वक्त का जो नीड ऑफ द मोमेंट थी, अगर आप उस पर गौर करें, उसमें तो लंबी चौड़ी मुशावरत की जरूरत ही नहीं थी। सीधा सा एक वाकया हुआ जो पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख का एक बड़ा अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मुजम्मत वाकया था। उस पर तमाम सियासी
ताकतें इकट्ठी हुई, इन्होंने इनकार कर दिया। इसमें मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दें कि पेरोल वाला तो खैर उनकी पॉलिसी थी, पॉलिसी है, पूरे मीडिया को पता। मैं अली साहब से जवाब लेती हूँ सर, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये जो बयानिया बनाया गया उस वक्त भी बनाया गया नहीं, लेकिन जो बात आप करने सर उसको भी बयानिया बनाया गया सर, बयानिया को स्पेस नहीं देनी चाहिए ना ताकि बयानिया बने ना। इतना बड़ा सानिया नेशनल क्राइसिस हुआ सर मुल्क के अंदर, 36 घंटे कम से कम भी ना गवर्नमेंट वो थी सर, गायब थी मंजर आम से, आप लोग कहीं थे ही नहीं, आप लोग अवेलेबल ही नहीं थे, कोई स्टेटमेंट्स नहीं थी। कौमी असेंबली में बात करने की कोशिश की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, तो उनको पहले रोक दिया गया कि जी इस इशू की बारी बाद में आएगी, अब तब बात कीजिएगा। तो सर आप मुझे बताएं ना, सीरियसनेस की अगर कमी होगी तो काउंटर नैरेटिव तो आएगा ना, बीच में स्पेस लेगा। मुझे जरा मौका दीजिएगा प्लीज। ये मुझसे आपने पूछा, जी राजा मैंने आपसे पूछा, इसको जरा ब्रीफली कर दें एड्रेस में मेरी कमी बिल्कुल नहीं थी। देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेशनल नौयत के होते हैं। अब उस सूरत हाल में कि जब एक अंधेरे में एक वाकया हो गया, अब रात है, जंगल है और उसमें सिक्योरिटी अदारे पहुंच रहे हैं जिन्होंने बाद में सक्सेसफुली दुनिया में साबित किया एक कामयाब ऑपरेशन से, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत गायब नहीं होती, बल्कि हुकूमत उन नेसेसरी जो मामलात होते हैं उसमें बिजी होती है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने एक दो सवालात उठाए, मैं जरा अली से रिस्पांस ले लूं, मुझे ब्रेक लेना। उस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद हुकूमत भी सामने आई, सिक्योरिटी अदारे भी आए और उन्होंने फिर उसको उसकी तफसीलात से कौम को एक जुज़ियात से आगाह जी अली सर, तो गायब नहीं की बल्कि वो उस स्ट्रेटजी मेकिंग। अच्छा, इस सारी बात में एक सवाल का जवाब जरा अली साहब मैं भी लेना चाह रही हूँ। जो बात इन्होंने की, मैंने ये सवाल उस दिन भी पूछा कि एक नेशनल क्राइसिस है, एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्या पूछना है सर आप लोगों ने जाके इमरान खान साहब से कि हमने किसकी हिमायत करनी है, दहशतगर्दों की करनी है ये रियासत? जी नहीं, ये इतना 2+2 इतना सिंपल नहीं है जितना ये राजा कमरुल इस्लाम साहब जिस तरह पेश कर रहे हैं ना कहानी को। देखिए मेरा आपसे यशवीन सवाल है। पहली बात, अली अमीन गंडापुर साहब ने पीटीआई को एज चीफ मिनिस्टर केपी के जिस सूबे के ज्यादा इश्यूज थे उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया था। हमारा एक बंदा तो बैठा था बीच में बतौर चीफ मिनिस्टर। उन्होंने वहां पे कैटेगोरिकली उन्होंने ये भी कहा कि हम हमारे अपना एक व्यू पॉइंट है, हमने हिस्टोरिकली जो देखा है कि शेयर फोर्स के साथ या ऑपरेशन से ज्यादा बातचीत से फायदा हुआ है और वो हमारी नजर में हुआ भी है। और हमारी गवर्नमेंट के दौर में ये सिचुएशन नहीं थी, बातचीत ही करते थे, मामला कंट्रोल में रहते थे। अब ये अगर कहते हैं कि जी बड़ी सिंपल 2+2 बात है भाई, सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग के अंदर अगर आप समझते हैं कि वहां पे सिंपल सी बात है कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं और हमें तो ये सारा दिन वैसे ही कहते हैं। मुझे याद है मैंने टीवी पर उस दिन प्रोग्राम किया, मैंने पहली स्टेटमेंट ये दी कि मैं अपनी फौज की परफॉर्मेंस को सराहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया। जब वो एक्सप्रेस वाला मामला हुआ उसमें हम अपने शोहदा की फैमिलीज के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, सब कुछ। ये सारे कमेंट्स देने के बाद मुझे सुनने के लिए ये मिला कि जी इन्होंने तो बलूचिस्तान की अगर बीच में गलती से भी किसी महरूमी, जो कि नेचुरल कुछ उनके इश्यूज भी हैं, अगर उसका जिक्र किया तो इनमें और बीएलए में कोई फर्क नहीं है। ये नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने शो में मेरे सामने बैठ के मुझे बीएलए के साथ तशबीह दे दी कि ये तो वही बात कर रहे हैं जो बीएलए वाले कर रहे हैं। अब अगर इन्होंने तो लाइन बड़ी स्ट्रेट ड्रॉ की हुई है कि या तो स्ट्रेट अवे ऑपरेशन की हिमायत करो या तुम बीएलए हो। मैं इन दोनों बातों से एग्री नहीं करता, मेरी जमात नहीं करती। हम बीएलए को कंडेम करते हैं, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, हम इनकी तरह ये हरकतें नहीं करते कि दूसरी जमात के मौकफ को सिर्फ दूसरी जमात को गंदा करने के लिए खुद ही कहानी घड़ के अगलों के नाम के साथ मंसूब करके बता दो। लेकिन अगर वहां पे 2+2 क्या है, ये क्या कहते हैं कि सिंपल बात थी, क्या ऑपरेशन होना चाहिए? हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ठीक है, हम कैटेगोरिकली खिलाफ हैं। हम कौन से तो ये बात जाके आपको कहनी चाहिए थी ना, कमेटी में मौकफ लेके जाए, यही तो वो फोरम था कमेटी में मेरी बात सुने ना, कमेटी में ये मौकफ थ्रू चीफ मिनिस्टर केपी चला गया है सर। अच्छा फिर अब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ये फिर बहस बढ़ जाएगी सर। लेकिन आपकी जमात ने खुद आकर कहा कि चीफ मिनिस्टर केपी के वहां पे सूबे की नुमाइंदगी के लिए गए थे, उनको पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव ना समझा जाए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, राज साहब थोड़ा सा ब्रीफली इस पे कमेंट कर दें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैंने फिर उस पर आपसे बात करनी है। जो भी बात करते अली साहब की, एक तो ये कि चीफ मिनिस्टर केपी के थे वहां पर, तो ये तनकीद क्यों है? थोड़ा सा पहले इस पे कमेंट कर दें, फिर मजीद बात करते हैं। ये बिल्कुल चीफ मिनिस्टर केपी थे। चीफ मिनिस्टर केपी जो हैं वो पार्टी के सूबाई हेड हैं, यानी सूबाई इंतजामी हेड सरबराह हैं पार्टी की तरफ से, और उनकी एग्रीमेंट में होने का मतलब यह है कि वो पीटीआई एग्रीमेंट पे थी। फिर ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं। ऑपरेशन को स्पेसिफिक हो भी नहीं रहा, कोई नया
ऑपरेशन तो वही है कि जहां जहां रिएक्शन है, जहां जहां आपने तो इनकी मौक़िफ़ की तारीफ कर दी वैसे राजा साहब। वो अचकज़ई साहब ने ट्वीट किया था उस दिन, उन्होंने कहा कि जी हम इसलिए नहीं गए इस मीटिंग के अंदर कि ये सारे फैसले करेंगे, बाद में वो हमारे खाते में डालेंगे और कहेंगे जी ये ऑन बोर्ड थे और ये अब बिला वजह शोर मचा रहे हैं। तो सर आपने तो वही कर दिया। देखे ना, इन्होंने वही हरकत की। फिर देशवीन देखे, मैंने तो यही बात कही कि उन्होंने अभी इन्होंने मेरी बात को कैसे मरोड़ा, मैंने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन की मुखालफत की है, इन्होंने कैसे मरोड़ के पेश किया आप देख लें। नहीं लेकिन वो थे तो सही डिसऑन कर दें, कहें जी कि नहीं थे, या फिर उनको भी ना भिजवाते। मतलब ये जो चीजें ना कि मीठा मीठा अभी ये कल परसों फैसला हुआ, उसके एक कंपोनेंट पे ढोल शादियाने कि जी 2 दिन मुलाकात के मिलके दूसरे कंपोनेंट पे तनकीद। तो सर ऐसे ही होता है ना, कुछ चीजें एग्रीबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो ये तो बड़ी नेचुरल बात है। चलिए थोड़ा सा सर, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है ये, मैं 1-2 चीजें जिन पर आप लोगों से जरूर कमेंट लेना चाह रही हूँ। एक तो सर राजा साहब आपकी पार्टी से रिलेटेड बात है, नवाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं थे सर? एक तो उस मीटिंग के अंदर ये वहां से ये सवाल ओरिजिनेट हुआ, और जब जैसे जैसे आप लोगों से और इस पे हम सवाल करते गए और बात करते गए, तो अब बात ये पता चली है कि खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि असल मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका तो पार्टी से रब्ता ही नहीं है। तो हम क्या बताएंगे वो क्यों है या उनका मौक़िफ़ क्या है? वो तो हमारे साथ किसी के साथ एक्सेस में ही नहीं है। कहाँ है सर मियां साहब? देखें, कुछ लोग जो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने सुनी नहीं है उनकी बात, लेकिन मियां नवाज शरीफ के और पीटीआई के इस इशू को, एब्सेंस को कंपैरिजन करना दुरुस्त नहीं है। देखें, अगर तहरीक इंसाफ के या अपोजिशन के नुमाइंदे जो नॉमिनेटेड थे असेंबली के, वो वहां पे मौजूद होते तो इमरान खान साहब की गैरहाजिरी का या उसके कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मियां नवाज शरीफ की पोजीशन डिफरेंट है। मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, उनके भाई भी हैं और पार्टी के, क्योंकि देखिए मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर सियासतदान है इस मुल्क के, शायद वन ऑफ द सीनियर मोस्ट है प्रॉब्ली राइट नाउ। तो क्या हम ये कह दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये समझती है कि मियां शहबाज शरीफ बड़े लीडर हैं एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब के, इतने बड़े इशू के ऊपर भी वो नहीं है, तो आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? नहीं, ये ऐसे नहीं है। इसको आप अदर वे राउंड लें कि वो मियां नवाज शरीफ साहब 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े लीडर कि उनकी मौजूदगी चीफ मिनिस्टर पंजाब को, पार्टी की नुमाइंदगी को और वज़ीर आज़म की मौजूदगी को शायद रिडंडेंट कर देती, शायद डाइल्यूट कर देती। इस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि पॉलिसीज तो मियां साहब की ऑलरेडी पार्टी कर देना चाहिए था सर, कर देना चाहिए था। वो इतने बड़े लीडर हो गए कि वो पार्लियामेंट से भी ऊपर टाप गए। नहीं, ये इतना बड़ा इशू था सर कि रिडंडेंट कर देना चाहिए था, लेकिन शायद अपनी विजडम उनको आके वहां पे शेयर करनी चाहिए थी उस फोरम के ऊपर। मैंने जैसे कहा कि पार्टी रिलेटेड मैंने 1-2 सवाल करने हैं। अली साहब, अब आपसे आपकी पार्टी का जवाब जो है वो सवाल कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने सर कल जो भी वो मुलाकात, उन्होंने कहा कि अब फहरिस्त मेरे पास होगी, मुलाकात जो है वो वही जो कोर्ट के फैसले के बुनियाद के ऊपर होगा। सर कोई इशू शुरू हो गया है आप लोगों की पार्टी में? क्योंकि उन्होंने कल एक पहली तो जो है वो हो गई है क्रॉस फायर, वो कहते हैं कि फैसल चौधरी जो है उनका मनफी किरदार है, उनको लीगल कमेटी से अब निकाल दिया जाएगा। देखिए जी, सलमान अकरम राजा साहब को ये देखें, इन चीजों पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करता कि ये खान साहब के फैसले हैं। खान साहब अगर डिसाइड करते हैं कि इसको, देखें हमारे लीगल कमेटी में भी चेंजेस आते रहते हैं, अगर कोई डिसीजन इमरान खान की तरफ से लिया जाता है और वो बाहर कम्युनिकेट किया जाता है और सलमान अकरम राजा साहब को ऑफिशियली ये ड्यूटी उनकी लगाई गई है कि वो फैसला करेंगे किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, हाउ कैन आई कमेंट ऑन इट। हमें तो खान साहब की शक्ल देखे हुए 1.5 साल हो गया आज। सर खान साहब की बात सुने में भी अगला 1.5 साल गुजर जाएगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब तो कल मान आए हैं कि उनका बयान भी नहीं बताएंगे हम किसी को। नहीं, वो देखें, अच्छा उसमें बड़ी मजे की बात है, सलमान अकरम राजा ने बेचारे ने क्या मानना है। आप ये देखें कि सुपरिटेंडेंट जेल, माशाल्लाह ये इतनी जमहूरियत की बातें होती हैं इस टीवी के ऊपर बैठे, कल सुपरिटेंडेंट जेल साहब ने कमाल नहीं कर दिया जब उन्होंने कहा कि जी आप तो कहते हैं कि जी अडयाला के बाहर खड़े होकर ये बात ना करें, ये बाद में किसी टॉक शो में भी ना करें। सुपरिटेंडेंट जेल ने बताना है कि पीटीआई का कोई एमएनए, मतलब मैंने आपसे क्या बात करनी है, मुझे जाके अडयाला के सुपरिटेंडेंट जेल से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं यशवीन के प्रोग्राम में ये बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इस किस्म के तो यहाँ पे लतीफे चल रहे हैं। खैर चले वही बात है सर कि मौकफ सलमान अकरम राजा का मौकफ भी ये होना चाहिए था कि मैं अडयाला के ऊपर जेल के बाहर भी क्यों बात ना करें, हम तो कहीं पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान की किसी सड़क किसी गली पे खड़े होकर बात करेंगे। बड़े अच्छे बच्चों की तरह मान गए ना सर। नहीं, वो लार्जर बेंच ने, देखे पता चक्कर क्या यशवीन, अच्छे बच्चों की तरह मानने की बात नहीं होती। लार्जर बेंच हाई कोर्ट का जब एक बात करता है, अब वो उसमें हमने भी तो अपने लिए कोई रास्ता था, जब हमें पता है कि सारी तोपें हमारे पे ही चलनी है,
तो हमें भी अब इतना को इसलिए मानना पड़ जाता है कि चलो ठीक है खान साहब का मौका भी देना है ना, वहां नहीं देंगे 5 मिनट बाद आके आपको यहाँ पे चले। मुझे आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल क्विक। आप कह रहे हैं ना कि सारी तोपें जो है वो हमारे लिए हैं, सर कुछ तोपें हमारे लिए भी हैं। मैं जरा राजा साहब से पूछ लूं कि सर ये जो पीका एक्ट है जब आया था हमने तभी प्रोटेस्ट किया था, हम आज भी अंडर प्रोटेस्ट हैं, सहाफियों का केस भी लगा हुआ है, हमने उसको चैलेंज भी किया हुआ है, हम तो उसको नहीं मानते। लेकिन सर बात यह है कि कोई भी एक्ट वो कोई माने या ना माने, कानून जो है सर वो तो क्या उसको कहते हैं इलीगल तरीके से ऑपरेट नहीं करता ना, क्योंकि वो लीगल होता है, वो लॉ होता है। अब सर एक जर्नलिस्ट हमारे जो है वो रात को ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम इस्लामाबाद। मुझे आप ये बताएं कि अब ये बताया गया है कि उनको पीका के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई 100 दफा करें पीका के तहत, लेकिन जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट को फेडरल कैपिटल से रात को उठाया गया, उन्होंने कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट दिए कि रात को 3 बजे मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई और अभी 4 बजे से कुछ देर पहले 3 साढ़े 3 बजे उनको पेश किया गया कोर्ट में, उन्होंने कहा 20 मिनट पहले वो पट्टी खोली गई है। पीका एक्ट में सर के तहत ये लीगल है? बस थोड़ी सी वजाहत कर। देखिए हर कानून लीगल होता है, उस कानून के इलीगल इस्तेमाल के खदशात मौजूद होते हैं। यानी कत्ल की जो सजा का 302 का मुकदमा है उसमें भी बेगुनाह भी कोई आ सकता है। मैं वो तो मुकदमे के जो हालात होते हैं वहां से पता चलता है, और उसके लिए अदारे मौजूद हैं, उसकी एहतसाब अकाउंटेबिलिटी के लिए अदालतें मौजूद हैं, फोरम्स हैं, कमीशन मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन उसी कानून के अंदर अगर ये कहा जाए कि कानून तो है कत्ल के लिए या मंशियात के लिए, तो कहा जाए कि ये इमाम मस्जिद के लिए नहीं है, ये तो उन जराइम के लिए। अब इत्तेफाक इमाम मस्जिद साहब जो है वो उस कानून में इम्प्लीकेट नहीं। सर राजा साहब ऐसे ना करें, मैंने ये सवाल नहीं पूछा सर, मैंने सवाल ये पूछा है कि अगर नहीं, मैंने सवाल ये पूछा है नहीं, मैंने सवाल ये पूछा है सर कि वहीद मुराद साहब पे अगर पीका एक्ट लगना था तो उनको एक नोटिस जाना चाहिए था। उस नोटिस के बाद अगर वो अपीयर ना होते तो उन पे पर्चा करते, उनको जाके वारंट दिखाते, उनको अरेस्ट करते। उनको रात को 2:30 बजे इस्लामाबाद के फेडरल कैपिटल में से यहाँ से उठा के लेके चले जाना, मैं तो भी इस बात पे आई नहीं रही कि उन पे आपने लगाया क्या है, वो जो मर्जी लगा लीजिए बात में, ये कौन सा कानूनी तरीका है? सिर्फ ये समझने की कोशिश। सहाफी पे जो है अब सहाफियों पे उसका अमल शुरू हो गया और आप कहते थे कि ये जर्नलिस्ट पे नहीं है, तो मैंने तो उसका जवाब नहीं, मैंने सवाल कुछ और किया। जहां तक गिरफ्तार करने का ताल्लुक है, वो गिरफ्तारी में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो रात को 11:55 पे तो होगी और 12:05 पे नहीं होगी। आंखों में पट्टी बांधना भी नहीं लिखा हुआ कि आंखों में पट्टी बांध सकते हैं। मैं अली आ रही हूँ जी अली। अच्छा चलिए आप ऐड कर लें जी अली। आप देखें, आप अपना टाइम जाया कर रही हैं। राजा साहब ने डिफेंड करना है गवर्नमेंट को हर सूरत में। राजा साहब एमएनए होते हुए आज तक असेंबली में इन्होंने एक दफा असेंबली में एमएनएज की जिसमें कल को इनकी अपनी भी गिरफ्तारी हो सकती है उसको कंडेम नहीं किया। ये पीका एक्ट पे क्या कमेंट करेंगे? आप भी गलत जगह पे गलत सवाल कर रही हैं। आप इनसे पूछें कि राजा साहब आप एक एमएनए है, आपकी अपनी बरादरी, आपके अपना पार्लिमान, एक जर्नलिस्ट तो बेचारा किसी खाते में ही नहीं होता। जिस पार्लिमान में राजा साहब खुद बैठते हैं, इन्होंने जुर्रत नहीं की वहां खड़े होकर ये कहने की कि ये क्या तमाशा है, खुदा के बंदो कल को हमें भी उठा के को ले जाएगा। मुंह पे काले कपड़े पहना के जराबें भी पहनाई जाए ना तो ये तब भी नहीं बोलेंगे। आप इनसे पूछें, पहनाई गई है आंखों पे काली पट्टी बांधना। राजा साहब वैसे मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करती सर, आपको नहीं डिफेंड करना चाहिए इस बात को। आपको 3 बजे भी अरेस्ट करें सर, लीगल तरीके से अरेस्ट करें। उनके साथ उनके एक सहाफी दोस्त थे सर जिन्होंने उनको फॉलो किया, गाड़ी से उतर के लोगों ने उनको मारा पीटा है सर। तो आप मुझे बताएं कानून कहां है? मैं तो लॉ को डिफेंड कर रहा हूँ कि उसमें अगर किसी जगह पे मसलन गिरफ्तारी करते हुए किसी ने कोई झटका दे दिया, किसी ने कोई, तो वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के नहीं सर, नहीं ये नहीं, ये उनकी हौसला खत्म हो गया सर मेरे पास। जी सवाल ये है जी कि ये गवर्नमेंट को पीटीआई की तो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लॉ की इंप्लीमेंटेशन में मसला है। गवर्नमेंट आपकी है, क्यों मसला इंप्लीमेंटेशन? चले वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका राजा कमरुल इस्लाम साहब आपके वक्त के लिए। मोहम्मद अली सरफराज साहब से बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।